नमस्कार साथियों, आपका पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम एक्टिविटी का चैप्टर नंबर 13 शैक्षिक तकनीक करेंगे। इसके अंदर अपने शैक्षिक तकनीक के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक तकनीक क्या होती है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे शैक्षिक तकनीक होती क्या है। शैक्षिक तकनीक होती है शिक्षा के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग। सिंपल भाषा में कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में जिसका उपयोग में मशीनों का उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में मशीनों का उपयोग होता है जो वही मानी क्या है, शैक्षिक तकनीक है। अब इसमें कौन कौन सी मशीनें आती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, वो सब मशीनें जिसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं वो सारी किसी के अंदर शैक्षिक तकनीकों के अंदर आ जाती है। शैक्षिक तकनीक से रिलेटेड एक एनसीएफ 2005 में एक बहुत अच्छी बात कही है, वो भी एक अपने मद्देनजर रखनी है। इनके अनुसार ये कहते शिक्षा को सरल रूप में नियोजित करें। सरल रूप में नियोजित किया जाए जिससे सरल रूप में नियोजित किया है जिससे छात्र समय यानी खुद सर्जन करके सीखे, समय सर्जन कर अधिगम करे। अधिगम करना है सीखना, अधिगम करे। यानी एनसीएफ 2005 ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा की है। उस परिभाषा के हिसाब से शिक्षा को सरल रूप में नियोजित किया जाए जिसे छात्र समय सर्जन करके अधिगम करे। ये जो परिभाषा दी है वो एनसीएफ 2005 में दी है। अब अपने बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांतों की कि अलग अलग प्राचीन समय से क्या है कि शिक्षा के अलग अलग सिद्धांत आते गए हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत था अपने अधिगम के सिद्धांतों की बात करें, स्टार्टिंग में पहले जब अलग अलग काल में जैसे समय बढ़ता गया अलग अलग सिद्धांत आते गए, तो हम इसमें मुख्य 3 सिद्धांतों की बात करेंगे। पहला हमारा सिद्धांत है व्यवहारवाद, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, इस सिद्धांत में पहला सिद्धांत है वो हमारा है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में क्या है कि व्यवहारवाद में ये कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन से होता है। व्यवहार में परिवर्तन से होता है। और इसमें क्या किया है, उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध बताया गया है। अनुक्रिया में संबंध देखो भाई बड़ा देखते हैं। व्यवहारवाद में क्या कहा, अधिगम व्यवहार परिवर्तन से होता है। मैं ये लिखी कि व्यवहार परिवर्तन हो गया, यानी किसी छात्र का व्यवहार परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या स्थापित किया गया, संबंध स्थापित किया गया। इसमें जो अधिगम करता होता है, अधिगम करता वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। यानी कि अधिगम करता है यानी छात्र के पास कोई खास क्रिया नहीं होती करने के लिए, वो एक निष्क्रिय रूप से सुनता रहता है। क्योंकि जो छात्र अधिगम करता है वो कब क्रिया करेगा, उसको उद्दीपक मिलेगा। जब तक उसको उद्दीपक नहीं मिलेगा वो कोई अनुक्रिया नहीं करेगा। इसलिए इसमें अधिगम करता क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और दूसरे बात होता है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद ने सीधे कह दिया कि व्यवहार परिवर्तन से अधिगम नहीं होता। व्यवहार परिवर्तन से इसने इसकी क्या की है, विरोध किया है इसका। व्यवहार परिवर्तन से अधिगम
नहीं होता। इसने कहा कि अधिगम कब होगा, इनके हिसाब से जैसे ज्ञानवाद के हिसाब से अधिगम तब होगा जब छात्र स्वयं या अधिगम करता स्वयं सहभागीदार होगा। कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, अगर छात्र उसमें खुद सहभागी होगा और साथ मिलकर काम करेगा तो ही उसके व्यवहार को इसका अधिगम होगा, व्यवहार के प्रति से अधिगम नहीं होगा। ये कहना है ज्ञानवाद का। और तीसरा हमारे पास इसमें है वो है रचनावाद। रचनावाद में देखते हैं क्या है। रचनावाद में सीधा स्पष्ट कर दिया कि ना तो व्यवहार परिवर्तन से काम चलने वाला है और ना ही बच्चे की सहभागिता से काम करने वाला है। रचनावाद का तीसरा सिद्धांत है, रचनावाद से कहते हैं कि बच्चा समय सर्जन करके ही अधिगम कर सकता है, समय सर्जन के द्वारा अधिगम। यानी कि इसके अंदर सीधे स्पष्ट कह दिया कि रचनावाद के अंदर कि सहभागिता जो होता है कि भाग लेना, वो प्रॉपर भाग लेना, लेकिन तो भाग लेना वो कहते हैं समय सर्जन करेगा, समय सर्जन वाला जो कार्य करेगा वही क्या होगा, इसका अधिगम होगा। ये रचनावाद का सिद्धांत था। अधिगम के प्रति सिद्धांत पढ़ चुके हैं, पहले व्यवहारवाद का, दूसरा संज्ञानवाद का और तीसरा जो हमने पढ़ा है वो इसका भी रचनावाद का। अब इसके सिद्धांत के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए शैक्षणिक तकनीक के 3 प्रकार देखते हैं अपने आगे। इसके कितने प्रकार की होती है शैक्षणिक तकनीक। तो शैक्षणिक तकनीक होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वो अपने उसके बारे में सब देखते हैं, बात करते हैं उसमें कितने 3 प्रकार की कौन कौन सी है। अगला है शैक्षणिक तकनीक। तकनीकी के प्रकार। शैक्षणिक तकनीकी के प्रकार, ठीक है जी। मुख्य तौर पे 3 प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। पहली है कठोर शिल्प उपागम। दूसरी है प्रणाली उपागम। और तीसरा हमारे पास है कोमल शिल्प उपागम। देखो इसमें कुछ खास करना है नहीं। कठोर शिल्प उपागम के अंदर क्या है, इसको अपने कहते हैं दृश्य श्रव्य भी कहते हैं। इसको हम दृश्य श्रव्य और मशीनी सामग्री भी कहते हैं, मशीनी उपागम भी कहते हैं। ये इसी के नाम है, कठोर शिल्प उपागम के। दृश्य श्रव्य उपागम, मशीनी उपागम, है ना। इसको अपने कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, कठोर शिल्प के अंदर वही आता है, टीवी आ जाता है। इस उदाहरण देखा जाए तो टीवी, रेडियो, ठीक है, कंप्यूटर, ये इसके अंदर आ जाते हैं। और इससे रिलेटेड कॉमन ये मनोविज्ञान से संबंधित होती है। जैसे कि मैं इसके अंदर एग्जाम्पल ले, जैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। और उसके बाद में बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं, कॉमर्शियल प्रोग्राम के अंदर। अब आता है हमारे पास प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम के अंदर हमारे पास क्या कुछ है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रणाली उपागम में हमारे पास 3 चीजें हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रक्रिया या प्रोसेस। पहला हमारे पास है इसमें इनपुट और दूसरा हमारे पास है प्रोसेस और तीसरा हमारे पास है इसमें आउटपुट यानी कि प्रक्रिया, ठीक है जी। तो इनपुट में जो है हमारे पास क्या है, एक तो है शिक्षक जो हमारे किसी संस्था को चला रहे हैं, शिक्षक, अध्यापक,
कोई भवन बिल्डिंग है जो वो हमारे पास क्या है इनपुट में आती है। इनके लिए क्या है, तो अब प्रक्रिया के अंदर हमारे पास क्या आती है, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, ये हमारे पास किसके अंदर आती है, हमारी प्रोसेस के अंदर किस प्रकार से कैसा काम करना है, सारी की सारी विधियां प्रविधियां वो सारी प्रक्रिया के अंदर आता है। आउटपुट में हमें क्या निकलता है, परिणाम, परिणाम, ठीक है, परिणाम निकलते हैं या उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। हमें जो भी काम करते हैं किसी न किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, तो उद्देश्यों की प्राप्ति किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है। ये इनके प्रकार हो गए, ये शैक्षिक तकनीक के प्रकार हो गए, 3 कठोर शिल्प, प्रणालीगत और कोमल शिल्प उपागम, ये इसके 3 प्रकार है शैक्षिक तकनीक के जो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि शैक्षिक तकनीक का उपयोग क्या है, क्या आवश्यकता है और क्या उपयोग है, उसके बारे में अपनी बात करते हैं। इससे आगे आप समझने में ध्यान दें क्योंकि आपको इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में वीडियो क्लासेस के 10 दिन के उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो शिक्षा तकनीकी के क्या फायदे हैं, क्या आवश्यकता है, अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो शिक्षा तकनीकी के फायदे 2 तरीके से देखेंगे, एक विद्यार्थियों के लिए और एक अपने देखेंगे अध्यापकों के लिए, यानी कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताएं एवं लाभ, या तो कुछ भी कर सकते हैं एवं उपयोग। पहला तो पढ़ेंगे विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी महत्व है इसके लिए, और दूसरा पढ़ेंगे हम अध्यापकों के लिए। दूसरा हमारा है अध्यापकों के लिए। पहला तो इसके अंदर आता है, देखो विद्यार्थियों के लिए क्या फायदे हैं। पहला तो है आनंद में, आनंद में शिक्षा या अधिगम। देखो अगर हमारे पास यदि अपने एक शिक्षण सामग्री का एक जो अध्यापक है, यदि वो शिक्षक किसी को अधिगम करवा रहा है, शिक्षा दे रहा है, यदि वो पढ़ाते समय शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, जैसे कि कोई टेलीविजन, कंप्यूटर, कोई चार्ट हो गया, कोई मॉडल हो गया, उनका उपयोग करता है, उससे क्या है कि बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला तो है हमारे पास विद्यार्थी को पहला फायदा आवश्यकता ये है कि उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और दूसरा फायदा होता है स्थायी अधिगम होता है। यानी विद्यार्थी को जो अधिगम होता है, जैसे कंप्यूटर द्वारा जो चीज देख लेता है या सीख लेता है, या टेलीविजन में जो चीजें देख ली जो अपने चैप्टर कर रहे हैं, तो उसका क्या स्थायी अधिगम हो जाता है। और दूसरा है इसकी रोचकता, यानी कि बच्चे में रोचकता अधिगम, यानी रोचकता पूर्ण अधिगम। ठीक है भाई, रोचकता पूर्ण अधिगम का क्या होता है कि विद्यार्थी को रोचकता से पढ़ता है, पूरी रुचि से पढ़ता है विद्यार्थी। अगर उसको शिक्षण सामग्री, जैसे आपको पहले बात की, 4 मॉडल पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसको पृथ्वी का मॉडल दिखा दिया कि ये मॉडल है, पृथ्वी ऐसी होती है, तो विद्यार्थी को रुचि लेनी पड़ेगा उसको। ये क्या होगा, रोचकता पूर्ण अधिगम हो गया। इससे अलावा विशिष्ट बालकों के लिए फायदा है, विशिष्ट बालकों के लिए महत्वपूर्ण, विशिष्ट बालकों की महत्वपूर्ण कैसे है, वह बच्चे जिनको सुनने में, देखने में परेशानी होती है, दृश्य बाधित और श्रवण बाधित विद्यार्थी होते हैं, उनको रेडियो स्पीकर, ऑडियो स्पीकर या ऑडियो वीडियो द्वारा किसी भी तरीके से अपने उसको पढ़ाया जा सकता है। तो विशिष्ट बालकों के लिए ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक तनाव भी अपने जब विद्यार्थी को किसी तकनीक के साथ पढ़ा रहे हैं, किसी एक तरीके के साथ पढ़वा रहे हैं, तो उससे क्या है, विद्यार्थी का जो तनाव है, विद्यार्थी का जो तनाव है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं खत्म होता है। और एक सबसे दूर संचार या दूरस्थ
दूरस्थ शिक्षा के लिए दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। और दूरस्थ शिक्षा के लिए भी वे विद्यार्थी जो अपने अपने कहते हैं ना प्राइवेट या नॉन अटेंडिंग पढ़ते हैं, यानी कि जो अपने दूर बैठ के अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी है। आज फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हमारे पास सुविधा है, अपने ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा है। पत्राचार शिक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी को नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, तो नोट्स को पढ़ के क्या कि अपने जो उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के तकनीक के उपयोग है कि वो आनंदमय, स्थायी, रुचि और विशिष्ट बातों के लिए महत्वपूर्ण, तनावपूर्ण और दूर बैठ के भी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। अब अपने देखते हैं इसके फायदे, अध्यापकों के लिए क्या फायदे हैं इसके। अध्यापकों के लिए भी इसके लिए फायदे हैं भाई। और सबसे पहला फायदा अपने देखेंगे सरल से सरल की ओर। देखते हैं कैसे भाई। अब विद्यार्थियों की तो बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे अपने अध्यापकों के लिए। अध्यापकों के लिए क्या फायदे होते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या इसका उपयोग है, क्या इसके लाभ है, एक ही बात करेंगे सब इसमें। अध्यापकों के लिए देखो, सबसे पहले अपने अध्यापकों के लिए पहली बात करें तो जटिल विषय वस्तु को भी सरल बना देता है। ये वस्तु को सरल बनाने के लिए जटिल विषय वस्तु होती है। मान लो कोई जैसे अपने पहले एग्जाम्पल पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में कुछ समझाना है, उसका कार्य क्या है, क्या है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा सागर है वो कहाँ है, अपना इंडिया कहाँ है, इसको समझाने के लिए बहुत विषय हो गया ये। लेकिन अपने इसके लिए ग्लोब का यूज करें, एक मॉडल का यूज करें, तो ये बहुत ही क्या बन जाएगा, सरल बन जाएगा। तो जटिल विषय को सरल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, शैक्षिक तकनीक का उपयोग होता है। दूसरा आप देख सकते हैं शिक्षा कौशल विकास के लिए, शिक्षण कौशल के विकास के लिए वो कैसे भी, ये भी देख लेते हैं। शिक्षण कौशल विकास के लिए कैसे अपने जो कौशल होते हैं, भाषा कौशल की बात कर ले उदाहरण के तौर पे। भाषा कौशल क्या होता है, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो मान लो कि अपने एक ऑडियो प्लेयर चला रहे हैं, जिससे बच्चे का क्या, ऑडियो प्लेयर से बच्चा क्या सुनेगा और सुन के किसका विकास होगा, उसका सुनने के कौशल का क्या होगा, विकास होगा। तो ये तकनीक उपयोग हो रही है। जो वीडियो प्लेयर है वो इसमें, जो ऑडियो प्लेयर है वो इसमें क्या है, एक तकनीक है, एक मशीन है। तो शैक्षिक तकनीक का उपयोग इसमें भी हो रहा है, शिक्षण कौशल के विकास के लिए भी हो रहा है। और तीसरा अपने ये कह सकते हैं कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी होता है इसका उपयोग। कैसे होता है वो भी देखेंगे भी। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में इसका उपयोग कैसे होता है वो भी देखते हैं अपने। जैसे मान लो निदात्मक होता है किसी बच्चे की कमियों का पता करना, कमियों के कारणों का पता करना। मान लो एक बच्चा है, एक छात्र है जो विषय में कमजोर है, उसकी कमियों के कारणों का पता करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। अब उसके कारणों का पता लग गया है, अब उसके कारणों को दूर करने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को आपने देखा कि इसमें क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा, आपने देखा भी इसकी मैथ में रुचि नहीं है, तो इसका क्या कारण है, ये इसका कारण पता कर लिया, इसकी रुचि नहीं है मैथ में। अब इसकी रुचि कैसे बढ़ाएं, उसको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया गया या उसको तकनीकी रूप से पढ़ाया गया, कंप्यूटर दे दिया तो वैज्ञानिक दो इस प्रकार से मतलब तकनीक रूप में से पढ़ाया गया, वो क्या कर रहा है, शिक्षण हो गया। यानी हम उसमें क्या कर रहे हैं, तकनीक का उपयोग करके विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसकी जो पहले दूरियां रह गई है, जो उसकी कमियां रह गई है, उसको क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक है वो पूर्ण होता है। ये वाला अपने इसके अंदर हमने क्या शैक्षिक तकनीकी के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। और आप सबका धन्यवाद।